हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओमेगा क्लासेस। तो आप लोगों की डिमांड पे जो है आज एक वीडियो हम बना रहे हैं जो कि है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अब तो बोर्ड की डेट शीट आ गई है और आपके एग्जाम में बस अब 60-70 डेज बचे हुए हैं। तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जिन्होंने कर दी थी वो बढ़िया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं की थी वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में जो पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस में इन जनरल 20-30% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे लगभग आपके 80-85% के आसपास क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाले हैं और उसके साथ साथ में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपको करना ही चाहिए उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब आज की हमारी वीडियो किस पे है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए है। अच्छा, अगर मान लिया किसी का मिड टर्म एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, प्री बोर्ड के लिए तो ऑब्वियसली ये वैलिड होगी क्योंकि कंप्लीट सिलेबस में कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर किसी का मिड टर्म वगैरह होता है तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसे मिड टर्म तो सबके खत्म हो गए, बट नेक्स्ट सेशन के लिए अगर कभी मिड टर्म वगैरह हो तब भी ये वीडियो आपके लिए अप्लीकेबल ही रहेगी, क्योंकि टॉपिक्स तो वही आने वाले हैं, बस सिर्फ वेटेज जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे सिलेबस में आता है उस चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें टोटल जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन से ज्यादातर क्वेश्चन आपको कहां कहां से मिलते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो टॉपिक आपका हेनरीज लॉ। अच्छा, हेनरीज लॉ में ऐसा न्यूमेरिकल्स वगैरह तो बहुत कम देखे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जनरली 1 नंबर 2 नंबर के ही मिलते हैं। जैसे कि आपसे कई बार पूछ लेता है कि KH का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, तो आपको एक आध स्टेटमेंट दे देगा, आपको पता है सॉल्युबिलिटी KH की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। KH जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये सारी चीजें आती हैं। ज्यादा बहुत बड़े क्वेश्चन अक्सर नहीं देखने को मिलते हैं, या तो आपसे हेनरीज लॉ डिफाइन करने के लिए पूछ लेगा और ज्यादातर सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके एप्लीकेशंस पर। जैसे एनॉक्सिया वाला था, डिकम्प्रेशन सिकनेस था, तो वो सब प्रॉब्लम्स, या सोडा जो वाटर की बॉटल होती है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल होती है हाई प्रेशर पे पैक क्यों की जाती है, तो एक एप्लीकेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल, और जो ना करें वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉज कारण क्यों है, मतलब ये इनकी फॉर्मेशन क्यों होती है। दूसरी बात, आपको इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना उस पर। एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, आप ऐसा मान के चलो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से तो लगभग आप 100% ये मान के चलो न्यूमेरिकल्स तो आने ही आने हैं। आपको पता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट का है, और जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसके अलावा कुछ वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा, एक और बात, मैंने यहाँ अलग से वांट ऑफ फैक्टर नहीं लिखा है, वांट ऑफ फैक्टर इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है ना, वांट ऑफ फैक्टर। तो अगर हम बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन वैसे तो आते हैं, न्यूमेरिकल्स हर जगह से आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को कहां से मिलते हैं? एक तो फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। बॉइलिंग पॉइंट से कम थोड़ा क्वेश्चन मिलते हैं, बट हाँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आते हैं हम एजियोट्रॉप पे। एजियोट्रॉप एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। एजियोट्रॉप में आपको पता ही होना चाहिए कि एजियोट्रॉप होते क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं, बस इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं जानना है। अगर मैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करूं, इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7, 9 और 11 आई थिंक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो मुझे आई थिंक बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार देख लोगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर आपको एक बार अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर। अच्छा, एक और बात कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जो है अगर आप जाओगे तो वहां पर एनसीईआरटी स्पेशल 20 करके एक पीडीएफ आपको मिलेंगे आगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी स्पेशल 20 पीडीएफ में आपके एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कंपाइल करके अलग से किए हुए हैं, तो आपकी वहां से हेल्प हो सकती है। या फिर अगर आपको जो है विजिट करना है तो वेबसाइट है www.omegaclasses.co.in। इस पे जाओगे ना तो बिल्कुल होम पेज पे ही बॉटम पे जाके स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, वहां भी आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आपको जहां विजिट करना है जैसे लगे आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सुनना, चैप्टर नंबर 2 इस पूरी केमिस्ट्री का क्लास 12 की सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 9 मार्क्स के क्वेश्चन।
तो ऑब्वियसली अगर कोई चैप्टर आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करोगे तो वो कौन है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, टॉपिक सारे ही कवर करने हैं, लेकिन हाँ थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आप थोड़ा सा अपना फोकस ज्यादा रखोगे, ध्यान ज्यादा रखोगे। पहला टॉपिक क्या है? नॉस्ट इक्वेशन। जब मैं नॉस्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो नॉस्ट इक्वेशन में सिर्फ इक्वेशन पढ़ के नहीं छोड़ना है महाराज। इसमें क्या आपसे ई सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये पूछेंगे, आपसे डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ से ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट, डेल्टा जी हो गया एंड ईएमएफ हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ से आपको केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। नॉस्ट इक्वेशंस के सब यूजेस हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मेरे पास अगला इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन के मतलब कपा यानी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूट करने पर क्या फर्क पड़ता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और कोहलॉर्स लॉ और फैराडेज लॉ, कोहलॉर्स लॉ और फैराडेज लॉ आना चाहिए एंड यूज ऑफ बैटरी एंड सेल्स। अच्छा एक और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, टॉपिक नंबर 6 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन से कंडक्टेंस? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। जैसे कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, उसके कई सारे फॉर्मूलेज हैं। तो फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दे देना क्योंकि उनसे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। जैसे कि पता है 9 मार्क्स का है, थोड़ा सा ध्यान तो इस पर रखना ही है। उसके बाद यूज ऑफ बैटरी एंड सेल्स। बैटरी एंड सेल की जब बात करें तो ज्यादातर केसेस में अगर आप देखोगे तो यूज पूछता है बटन सेल का। किसका? बटन सेल यानी मरकरी सेल का। और एक तो रिएक्शन जो होती है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की, आपको याद रखना, लेड स्टोरेज बैटरी की। फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, अपोलो मिशन में इस्तेमाल किया था। और जो है आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन उससे नहीं होता है, तो ये सब बातें थोड़ा सा याद रखना है फ्यूल सेल के बारे में, बेसिक आइडिया, ठीक है ना। इंडेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी एक बार देख लोगे, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा आता है वो है केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज कितना है? 7 मार्क्स का। कितना है? 7 मार्क्स का। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहली बात तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन वहां से क्वेश्चन आएंगे। आपको बोल देगा कि किसी एक चीज को डबल कर दिया और दूसरे रिएक्टेंट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा रेट लॉ के अंदर। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर पता होना चाहिए क्या होता है। उसका यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के से भी कई बार ऑर्डर निकालने, ऑर्डर निकालने के जितने भी तरीके हैं कि ऑर्डर जहां जहां से पता चल सकता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, दो ही के लिए पढ़ना है। इसमें हाफ लाइफ वगैरह भी आती है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ से 100% आपको एक न्यूमेरिकल तो जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया बोल दिया एक रिएक्शन को 70% कंप्लीट होने में इतना लगा तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन भी ध्यान रखनी है थोड़ी सी, आर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर एक ग्राफ आते हैं, ग्राफ पर थोड़ा ध्यान देना है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और आर्हेनियस में भी ग्राफ है, तो यहाँ भी ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ग्राफ इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद आते हैं कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो 3, 4 एंड 6 इंटेक्स के कर लेंगे। 2, 3, 8, 9 मतलब ये सारे क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर एक बार अटेम्प्ट करना है, क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला चैप्टर हमारा जो है उसका नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। वैसे तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, अगर आपने थोड़ा सा थ्योरी वगैरह पे भी ध्यान रखा है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं अक्सर। बट फिर भी अगर हम बात करें टॉपिक्स की तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए और डीएनए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं याद होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ट्रिक्स होती हैं याद करने की, वो आपको पता होंगे, नहीं बताया तो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वैसे रिकॉर्डेड जो लेक्चर है उसमें बताया हुआ है कैसे याद किया जाता है। प्रॉपर्टीज विद रीजन, मेरी बात सुनना। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली, रेडियस, कलर, कैटालिटिक एलॉयज, कॉम्प्लेक्स, ये सब क्यों होते हैं इसके रीजंस। जैसे कलर क्यों एमिट करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, एलॉय की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक एक दो दो लाइन के आंसर्स हैं इसके, ज्यादा बहुत बड़े बड़े नहीं। एक और बात कि इनको अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। और जो आपके यानी टॉपिक नंबर 5 जो है मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात की इसके एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन क्या है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और
मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर नहीं आते हैं। तो आपसे पूछता है इनको ट्रांजिशन क्यों कंसीडर नहीं करते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। K2Cr27 एंड K1O4 इनकी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, प्रिपरेशन की रिएक्शंस एंड इनकी प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जितनी भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन उन पे ध्यान देना है। अच्छा, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में मैंने पूरी रिएक्शन याद करने के लिए बताया था, अगर आप देखोगे तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें आपको ये मिलेंगे कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जिसको ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जैसे मान लिया Fe2+ है, इसको इन्होंने क्या कर दिया Fe3+ में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इस कन्वर्जन के अंदर बस सिर्फ याद रखना है, बाकी रिएक्शन पूरी बैलेंस कैसे करते हैं वो क्लास 11th के रिडॉक्स चैप्टर के बेसिस पर आप कर सकते हो, तो भी बताया गया है कि कैसे करना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना किसको ऑक्सीडाइज किस फॉर्म में कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखोगे आपका काम हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे और देखते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जैसे ये इंडेक्स 3, 9 एंड 10 देख लेना है, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक, आगे अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अभी रिसेंट में ही इसके वीडियोज अपलोड हुए हैं। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पहले तो नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पक्का, तो ये जरूर ध्यान है। वीवीटी एंड वर्नर थ्योरी। अच्छा, वर्नर थ्योरी से भी ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आता, वर्नर थ्योरी में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर मैंने मान लिया जो है 1 मोल मुझे AgCl प्रेसिपिटेट होकर मिला, 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होकर मिला, तो कंपाउंड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 मोल AgCl मिल रहा है तो भैया ब्रैकेट के बाहर Cl 1 होगा, 4 मोल या 3 मोल मिल रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर Cl कितने होंगे, 3 मोल होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्नर थ्योरी से यही क्वेश्चन आते हैं। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है कि अगर जो है ऑक्टाहेड्रल का CFSE कम है या ज्यादा है तो उससे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये आते हैं पेपर में। इसके अलावा आइसोमेरिज्म पे ध्यान देना, आइसोमेरिज्म से भी लगभग एक क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। और याद रखना, अगर मैं इन थ्योरीज के अंदर बात करूं तो थ्योरीज में ये वीवीटी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एक CFT। वर्नर थ्योरी से भी आ जाते हैं लेकिन वीवीटी और CFT पे जरूर ध्यान देना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस इंडेक्स एंड एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हैं, एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना, स्क्रीनशॉट के बाद ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। एनसीईआरटी के बार-बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, 6 नंबर का चैप्टर है ये। कितने नंबर का, 6 मार्क्स का। अगर बात करें इससे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो कितने नंबर का था, 7 नंबर का, तो 7 मार्क्स ये है। और इसके बाद आपके पास जो है हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन्स कितने नंबर का है, 6 नंबर का। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहली बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताओ, कुछ चीजें जो आपको करनी ही करनी है। पहली बात तो सारी नेम रिएक्शन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शन है सब पता होना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी उसके टेस्ट हैं, यानी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जितने हैं, दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए वो टेस्ट सारे पता होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का ऑर्डर पता होना चाहिए। ये 3 चीजें तो करनी ही करनी है। अच्छा, सारी नेम रिएक्शन मैंने अलग करके लिख रखी है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो है वो भी मैं कर दूंगा अलग, और इसके अलावा जो है जो आपका एसिडिक नेचर का ऑर्डर है वो भी अलग करके क्वेश्चंस उसके लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर में ये रहेंगे। SN1 SN2 ऑर्डर पता होना चाहिए, किसमें रिएक्शन फास्ट होती है किसमें स्लो होती है। इससे क्वेश्चन अक्सर पेपर में इस चैप्टर से आते रहते हैं और अभी भी आएंगे, कंफर्म अभी भी आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH वगैरह इस्तेमाल करके एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, इसमें सिरजेफ रूल लगता था। कायरल कार्बन एंड रेसिपिक मिक्सचर, कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। रेसिमाइजेशन या रेसिपिक मिक्सचर क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स से क्वेश्चन और एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें देखा ना क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें मैंने बता दिया 3rd, 9th एंड 10th, और क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं, तो ये इसमें ये क्वेश्चन जरूर ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यानी चैप्टर नंबर आई थिंक जो भी पढ़ता हो चैप्टर, कितने नंबर का है, 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। ऑल नेम रिएक्शन एज यूजुअल, एसिडिटी आ गया यहाँ पर। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत आसान रिएक्शन होती है। ESR ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी की सारी। ईथर विद HI, यानी ईथर की रिएक्शन HI के साथ इंपॉर्टेंट है। और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपको पता है एल्डिहाइड बनता है। स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, 3 डिग्री से उसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। लेकिन कॉपर की प्रेजेंस में करोगे तो एल्कीन बन जाता है। ये बात सारी ध्यान रखनी है ऑक्सीडेशन से। मैकेनिज्म इसमें भी आते हैं, मैकेनिज्म में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन तो आ जाता है, और एक आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब 413 पे अगर करोगे तो ईथर बन जाता है, और 443 पे करोगे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों मैकेनिज्म याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडेक्स के क्वेश्चन है 4, 5, 6, 9, 10 एंड 11,
और अगर हम बात करें 4, 5, 8 ये सारे क्वेश्चन याद रखने, 7, 18 एंड 19 क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। क्लियर। अगला जो है वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 नंबर का चैप्टर है। इससे पहले सबसे ज्यादा वेटेज पे कौन था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, ये कितने? 8 मार्क्स का, यानी 17 मार्क्स इन 2 चैप्टर से आ जाएंगे। तो अगली प्रायोरिटी जो आपकी सबसे पहले होनी चाहिए कि पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ना है, वो कौन है? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आते हैं भैया? पहली बात तो नेम रिएक्शन सारी की सारी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की ध्यान रखना है। आइडोफॉर्म टॉलेंस फेलिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस क्या होती है, ये भी ध्यान रखना है। इंटेक्स के ये क्वेश्चंस हो गए और ये हो गए आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर आता है हमारे पास अमीन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स चैप्टर है, और इस चैप्टर में से पहली बात तो फिर से नेम रिएक्शन, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब ब्रोमिनेशन करोगे तो सारी पोजीशन पे लग जाता है ब्रोमीन। एक पे लगाना हो तो क्या होगा, ऑर्थो पे लगाना हो तो क्या होगा, पैरा पे लगाना हो तो क्या होगा। इसके अलावा जो है नाइट्रेशन के अंदर भी रिएक्शंस हैं जिसमें आपको मेटा प्रोडक्ट भी मेजर में मिलता है, तो ये सारी रिएक्शंस में ध्यान रखनी है। सारे के सारे टेस्ट जितने हैं वो याद रखना है। बेसिक नेचर में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और गैसियस फेज के अंदर क्या ऑर्डर आता है बेसिक नेचर का, ये पता होना चाहिए। और डाइजोनियम सॉल्ट, उसकी प्रिपरेशन। अच्छा, जब प्रिपरेशन के बाद जब रिएक्शन पढ़ रहे होगे तो रिएक्शन में सेंड मेयर पे थोड़ा ध्यान देना, गेटरमैन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, नेम रिएक्शन में गैब्रियल थाइलमाइड रिएक्शन आपको पता है, जीपीएस बोलते हैं उसको प्यार से हम, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंटेक्स 3, 4, 7, 8, 9 एंड 3, 4, 5, 7, बहुत कम क्वेश्चन इसमें, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। फिर आता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल, 7 मार्क्स का चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है और वेटेज इसकी 7 मार्क्स की है, तो इसको भी तो पढ़ ही लेना है। ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। अब सुनना, ग्लूकोज की रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में कि पता कैसे चला 6 कार्बन है, कितने OH ग्रुप है, कितने एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सब कैसे हमें पता चला, उनकी सारी रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को कौन कौन सी चीजें, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ साइक्लिक फॉर्म ही होता है, ओपन चेन उन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुक्रोज, स्टार्च के बारे में थोड़ा, स्टार्च आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पे ध्यान रखना है। विटामिन और उसकी बीमारियों को टेबल्स दे रखे याद रखना है। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, ग्लोबुलर और फाइबरस प्रोटीन क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। और उसका ये इंडेक्स और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार जरूर पढ़ना है उसको, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक बार जरूर पढ़ना है। उसके बाद जो 7 मार्क्स के कुछ चैप्टर हैं, जैसे सॉल्यूशन आपका हो गया, केमिकल काइनेटिक्स आपका हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया आपका, ये जरूर पढ़ लेने हैं। बायोमोलिक्यूल हो गया, इसका आपका हेलोएल्केन हेलोएरिन्स देख लो, 6 मार्क्स का है। मतलब एक तरह से मैं बोलूं कि वेटेज के हिसाब से आप उसको कवर अप कर लो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता ही दिया है कि क्या पढ़ना है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। हाँ, अगर मेरे से या हमसे कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो हमको, और कांटेक्ट नंबर क्या है 9821616221, या फिर आप कॉल कर सकते हो 9891160799। इनमें से दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, आपकी बातचीत हो जाएगी। हाँ, जो भी समस्या होगी, जो भी दिक्कत होगी, आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा, अगर इन केस कोई दिक्कत आती है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें मैंने तो बता दी है, ठीक है ना। तो हाँ, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपका भी, और आपके दोस्तों का और बाकी सारे लोगों का भी बेनिफिट हो पाए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।